तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि हम लोग UGC नेट से रिलेटेड PYQ को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना। तो आज हमारी उस सीरीज का जो अगला वीडियो है जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे UGC नेट से रिलेटेड जो क्लासेस देख रहे थे। हम लोगों ने एक बेहद ही अच्छी सीरीज चालू की थी इस चैनल में, जिसमें आपको PYQ का डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा था। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दिसंबर 2015 के UGC नेट में पूछे गए प्रश्न पत्रों की, ठीक है। यानी कि दिसंबर 2015 में इतिहास विषय में जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसकी हम लोग यहाँ पे व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं हिंदी मीडियम में व्याख्या करता हूँ और अभी तक हम लोगों ने 2011 से लेकर के 2015 तक के सारे प्रश्न पत्र को देख लिया है, ठीक है। और हमारा लक्ष्य है कि हम 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्न पत्रों का विश्लेषण हम अच्छे तरीके से करें, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं वो हमें एग्जामिनेशंस को पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद करेगा। और एग्जामिनेशंस में देखे गए कि कई सारे क्वेश्चन PYQ से रिपीटेड भी होते हैं, तो उनमें भी एक तरीके से ये हमारा सहायता करेगा। तो जो दिसंबर में एग्जाम अभी प्रस्तावित है उसके लिए ये सीरीज हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए हम लोग अपने इस सीरीज का अगला वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास प्रश्न पत्र है हमारे पास, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसा कि आज का ये जो प्रश्न पत्र है वो आपका दिसंबर 2015 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। दिसंबर 2015 का प्रश्न पत्र है। और अभी तक हम लोगों ने सारे दिसंबर 2015 के जून तक के सारे प्रश्न पत्र को देख लिया। इसमें टोटल 50 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सीरीज में हम लोग टोटल 50 प्रश्नों के यहाँ पे व्याख्या देखेंगे हिंदी माध्यम में, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे क्या है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है ना। प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, यानी कि कौन से स्थान पे प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ऑप्शन में है बिलासुरग्राम, होसंगी, भीमबेटका, महगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिलासुरग्राम। बिलासुरग्राम ही वो स्थल है जहाँ पे आपको भारत के प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य या अवशेष देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में ये अवस्थित है बिलासुरग्राम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है, ठीक है। दक्षिण एशिया की बात कर रहा है जहां पे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक स्थल है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ है, ठीक है। तो मेहरगढ़ में आपको क्या है कि लगभग 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ के खेती के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा। यानी कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान के आसपास एक तरीके से पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान हो जाएगा। कहीं कहीं मेहरगढ़ भी यहाँ पे प्रश्नों में विकल्प के रूप में दिए रहते हैं, तो उस समय इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न दिए गए हैं और आपको सुमेलित करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि कौन किससे सुमेलित नहीं है, आपको उसको छांटना है ना। तो अगर हम बात करें राखी गढ़ी मध्य शहर, तो ये आपका क्या है, सही है। सॉरी। हड़प्पा से समाधान H यानी कि H पाया गया, ये भी आपका सही है। मोहनजोदड़ो से समाधान R37 पाया गया, ये गलत है। ये जो समाधान R37 है वो आपका हड़प्पा से ही पाया गया है, ठीक है। तो हड़प्पा से ही पाया गया है। कालीबंगा से पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान मिला है, तो ये आपका सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सही नहीं सुमेलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। कि मोहनजोदड़ो एक तरीके से इसमें करेक्ट रूप से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हड़प्पा स्थल को मिलान करने का प्रश्न दिया गया है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करने की बात कही गई है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, तो बताना है मोहनजोदड़ो जो है एक तरीके से वहाँ पे क्या मिला है, हड़प्पा में कौन सी चीज़ें मिली है, लोथल में और बनावली में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा से आपका कांस्य रथ
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बनावली से, तो बनावली से पक्की मिट्टी का हल मिला है, यानी कि यहाँ पे कृषि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लोथल की बात करें तो यहाँ पे हाथी दांत के स्केल पाए गए हैं। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143, है ना, 2143 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता, है ना, यानी कि ये वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगस-गोई अभिलेख में है। ठीक है, तो एशिया माइनर के जो बोगस-गोई अभिलेख है ये कहाँ से संबंधित है आपके, ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, ईरान से संबंधित है आपके, और ये जो है आपका वो एक तरीके से 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है ये एशिया माइनर के बोगस-गोई अभिलेख, और ये ईरान में एक तरीके से पाए गए थे। ठीक है, तो कौन से वैदिक देवता का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ऑप्शन में अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, सूर्य, विष्णु, रुद्र, मरुत, पूषण, भग, और चौथा है इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण, यानी कि ये 4 देवता ऐसे हैं। ठीक है, ये 4 देवता ऐसे हैं जिनका जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है, वैदिक काल में भी मिलता है, और आपके ईरान में पाए गए एशिया माइनर के बोगस-गोई अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एक तरीके से इसी को एविडेंस मान करके कई इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में आर्यों का आगमन एशिया से भी हुआ है, मध्य एशिया से, यानी कि ईरान के आसपास से ही हुआ है। ठीक है सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कहाँ भोजपत्र, है ना, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। देखिए भोजपत्र क्या होता था कि पहले जो प्राचीनतम पांडुलिपियां होती थी, पांडुलिपि मतलब हाथ से तमाम चीजें लिखी जाती थी, तो एक भोजपत्र होता था, यानी कि जो ताड़ के पत्ते होते थे वही ताड़ के पत्तों पर एक तरीके से क्या किया जाता था, हाथों से चीजों को लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भोजपत्र उसी को कहा जाता है, ताड़ के पत्ते जिस पर पांडुलिपियां अंकित की गई थी। तो भारत में कहां पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन में है कौशाम्बी, हस्तिनापुर सॉरी अतरंजी खेड़ा, श्रृंगवेरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रृंगवेरपुर। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें ये कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ अवस्थित है, तो ये इलाहाबाद में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में देखने को मिलते हैं श्रृंगवेरपुर, और यहीं पे आपको भोजपत्र के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है काठक, मैत्रायनी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके कौन संहिता है, तो ये है किसकी संहिता है ये, तो ये है वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, कौन है, वाजस्नेयी संहिता है। वहीं अगर हम बात करें यजुर्वेद की, ठीक है, तो ये यजुर्वेद की बात करें तो ये जो हमारे जो टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनमें से एक है, और इसमें जो किसकी जानकारी मिलती है, और सबसे पहली बात ये यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस शैली में है, ये गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, ये गद्य शैली में लिखा गया है, और इसमें एक बात जो याद रखना है हमको वो ये है कि इस यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, यज्ञ की विधियों के बारे में एक तरीके से यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि यज्ञ की विधियां कैसी होगी, तो उसके बारे में हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है, और ये गद्य शैली में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है उसकी संहिता वाजस्नेयी संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मेगास्थनीज के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, तो किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में है। ठीक है, तो ऑप्शन में है चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, चोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पांड्य। ठीक है, तो पांड्य राज्य का उल्लेख एक तरीके से मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेगास्थनीज की, तो ये मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, और ये किनकी राजदूत बन करके आए थे, तो ये सेल्यूकस है ना, सॉरी सेल्यूकस
ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें दक्षिण भारत राज्य पांड्य की यहाँ पे चर्चा इन्होंने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो कहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? ठीक है, अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल, ऑप्शन में सिरमुख, सिरकप, कौशाम्बी, अनुराधापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिरकप। सिरकप जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है और यहीं पे आपको अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम, ठीक है, तृतीय संगम का अध्यक्ष था? ऑप्शन में है इरुंडेयार, तिरुपुरमेरिट, नकीरर और मुदी नगरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नकीरर। ठीक है, नकीरर जो थे वो एक तरीके से तृतीय संगम के अध्यक्ष थे और जो दो संगम हुए थे, प्रथम संगम और द्वितीय संगम जो हुए थे, इन दोनों के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आपके अगस्त ऋषि थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो द्वितीय और भी दो एक्स्ट्रा जो संगम हुए थे उनके जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त ऋषि। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि को प्रारंभ करवाया? ठीक है, यानी कि भारत सिक्के पर डेट को लिखना शुरू किया। ऑप्शन में हिंद यवन, हिंद सिथियन, कुषाण और कदरमक शक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक तरीके से क्या होगा? हिंद यवन होगा। ठीक है, हिंद यवन के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, और यही वो मिनांडर थे जिन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर तिथि को प्रारंभ करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो हिंद यवन हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका करेक्ट आंसर कदरमक शक को माना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें तो बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के, ठीक है, गुप्त शासकों सिक्के कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, बयाना जो है वो आपका कहाँ पे है? बयाना जो स्थल है वो आपका राजस्थान में। ठीक है, बयाना राजस्थान में है। तो बयाना में जो निधि पाई गई है उसमें जो कौन से गुप्त कहाँ से, मतलब किस किस गुप्त शासकों के सिक्के यहाँ वहाँ पे दिए गए हैं? ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम से बुधगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त थर्ड तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा आपका दूसरा, है ना, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक के सारे सिक्के एक तरीके से बयाना निधि में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर, है ना, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? ठीक है, ऑप्शन में एहोल, मंदसौर, एरन, बांसखेड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका मंदसौर। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख जो है इसमें आपको सूर्य मंदिर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और ये मंदसौर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है, किनसे संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख आपका कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है और इसमें सूर्य मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव और राष्ट्रकूट, यानी कि ये दोनों शासक थे पल्लव और राष्ट्रकूट जिन्होंने अपने सिक्के जारी नहीं किए। चालुक्य और चोल के भी सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? ठीक है, ऑप्शन में है महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त, उग्रसेन। तो कांची के विष्णुगुप्त जो थे वो समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो चोला टाइम पीरियड से ये आपका प्रश्न पूछा गया है, चोल काल से, तो इसमें सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरेयूर, तंजौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उरेयूर। ठीक है, तो उरेयूर जो है वो आपका कावेरी नदी के किनारे अवस्थित थे। ठीक है, कावेरी नदी के किनारे, और ये एक तरीके से चोल और किनकी 16 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से चोल और पांड्य दोनों की राजधानी थी। ठीक है, ये चोल वंश और पांड्य वंश दोनों की एक तरीके से राजधानी थी उरेयूर, और ये कावेरी नदी के किनारे थी और ये चोल काल में सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है? समाज में जो बुराइयां थी उस समय, उनमें वो एक तरीके से व्यंग यानी कि मजाक उड़ाते हैं उनकी बुराइयों का। कौन थे? तो भास, भवभूति, क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षेमेंद्र। ठीक है। तो ये कश्मीर के रहने वाले थे, ठीक है, कश्मीर के थे, और इन्होंने ही एक तरीके से क्या किया था, समाज की बुराइयों का व्यंग करने के लिए ये जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है नाटे मुहम्मदी। तो ये याद रखना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी कौन है, नाटे मुहम्मदी को किसने संकलित किया? ऑप्शन में है अमीर खुर्द, मिन्हाज सिराज, शम्स सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बरनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवनी है नाटे मुहम्मदी, उनको संकलन किन्होंने किया था? तो जियाउद्दीन बरनी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है। बर्बक, वकील दर, सर ए जानदार, केवानी। तो बर्बक जो थे उनका संबंध था प्रबंधक से, ये मैनेजमेंट का काम देखते थे। वकील ए दर जो होते थे वो एक तरीके से शाही महल का प्रमुख प्रभारी हुआ करते थे। सर ए जानदार जो थे वो अंगरक्षकों के मुखिया थे। और केवानी की अगर हम लोग बात करें तो ये खोमा ढोने वाले होते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर 4321 हो जाएगा, है ना। 4321 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 19 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की यहाँ पे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, उसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। तो ऑप्शन में है कि सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियाँ तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रहे, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये आपका सही है। उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था, ये भी सही है। ठीक है। भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकूत प्रणाली कहा गया था। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि दो इतिहासकार बरनी और याह्या मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याह्या कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर जिसको अववाब लगाया जाता था, और बरनी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। तो इसके जो करेक्ट हो जाएंगे वो होते हैं आपके, ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि इसमें 90% चांस रहता है कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन दिया रहता है वही आपका सही हो जाता है। तो अगर कभी कंफ्यूज हो तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना 90% ये चांस कि ये सही होगा, बाकी 10% है कि ये गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि यह उद्धरण का लेखक कौन है। ठीक है। तो यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों में नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप और जापान के दूसरे राज्य जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियाद रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। ये किनका कथन दिया गया है? तो यह डीसी सरकार, नीलकंठ शास्त्री, ए कृष्णस्वामी, बर्टनस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बर्टनस्टाइन का ये कथन है, जो विजयनगर साम्राज्य की सामंतवाद प्रवृत्ति के बारे में ये स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीचे लिखे अंश को पढ़ें। ठीक है। तो मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों की गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं। तो ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? ऑप्शन में है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाबर। तो बाबर ने ये स्टेटमेंट दिया था ग्वालियर के राजभवन देखने के पश्चात। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुब शाही दरबार के रोजनामचे की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रभाव डालता है। ठीक है। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में यहाँ पे कौन सा जिक्र करता है? ऑप्शन में है आपका मीर रफ़ी उद्दीन का तस्किरातुल मलूक, दूसरा है मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत उ सलातीन, मनसा राम का मासिर निजामी,
ताबत बाई का बुरहानी मासिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत सलाउद्दीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 23 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। नेक्स्ट हम लोग 24 प्रश्न की, हम 24वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो मुगलों के ज़माने में बादशाह के तोहफे देने के 2 तरीके प्रचलित थे, एक पेशकश था, एक नजर था। ठीक है, ये भी याद रखना है। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया, तो कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो नगद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नजर कहा जाए, ये सही है। राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को नियाज कहा जाए, ये भी सही है। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाए, ये भी सही है। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नजर कहा जाए, तो ये आपका एक तरीके से गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी मुगल काल से संबंधित है कि मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है आपका, यानी कि कौन सा कथन गलत है उसको आपको छांटना है, चुनना है। ऑप्शन में है कि वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता के तैयार किए जाते थे। दूसरा है कि वे समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नौकाओं में एस्ट्रोलेब के आकार में कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था। मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ी जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चुनने की बात कही गई है। तो नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत चकला, क्या है यहाँ पे आपका, चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? ऑप्शन में परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, टप्पा के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्र इकाई होती थी उसे मध्यकालीन भारत में क्या कहा जाता था, चकला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। ऑप्शन में कि खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी, ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ये भी आपका सही है। जागीरों के आवंटन में जमादानी की कोई भूमिका नहीं होती थी, ये आपका गलत है, होती थी भूमिका। मनसबदारों को नकद के वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, ये तो सही है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चुनने की बात कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश किया गया था समुद्री कोयला, चश्मे, यांत्रिक घड़ी, अरबी तथा फारसी में मुद्रित किताबें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्री कोयला, यानी कि सी कोल को देखने के बाद मुगल साम्राज्य के लिए ये आश्चर्य बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करते हैं तो मानुकी एक हैं, लेखक हैं। ठीक है, तो ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। कितनी सही बात यहाँ पे इन्होंने कही है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इजारेदारी प्रथा के बारे में कही गई है। ठीक है, मानुकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कि विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। ठीक है, तो कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है कि मोरलैंड ने मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार यानी कि आरा जी के आधार पर लगाया। तो ये सही है कि मोरलैंड जो इतिहासकार थे उन्होंने मुगल काल में भारत की जनसंख्या कितनी थी इसका अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार के आधार पर लगाया। दूसरा है कि मोरलैंड ने दक्कन और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अशोक वी देसाई ने मुगल कालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल और प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया है, अशोक वी देसाई। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या के मोरलैंड के आंकड़ों को सुधारकर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा गलत स्टेटमेंट चुनने की बात कही गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और ये पूछा गया कि किनके स्टेटमेंट है। तो मुगल प्रशासन को
गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया, है ना। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे छोटे बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। तो ये किसका स्टेटमेंट दिया गया है? एक तरीके से ऑप्शन में है जादूनाथ सरकास, अतहर अली, आपका अतहर अली, और फिर दिया गया है आपका सतीश चंद्र, है ना, जेफ रिचर्ड्स। तो ये सतीश चंद्र जी के स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। मुगल काल के बारे में, मुगल काल के पतन से संबंधित ये स्टेटमेंट दी गई है उनके द्वारा। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि मुगल दरबार की तहजीब के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। ऑप्शन में है, गलत कथन को यहाँ पे आपको चुनना है कि ऑप्शन में है कि दरबार के कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, गलत स्टेटमेंट को चुनना है, तो ये तो होती थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने, नहीं ये आपका सही हो जाएगा, है ना, कथन सत्य नहीं है। फिर औरंगजेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतिहा के पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। सही है। औरंगजेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया कि अमीरों के पोशाक का लाल रंग नहीं होना चाहिए, भी सही है। बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर लाल शाल लपेटकर उपस्थित होना होता था। तो ये आपका एक तरीके से गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ है जहाँ मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्कन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मालवा। तो मालवा में इसे चित्रांकन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कालानुक्रम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तो पुर्तगाली का जो आगमन हुआ था वो 1498 के आसपास हुआ था। ब्रिटिश का आगमन 1600 के आसपास, मतलब 1604 के आसपास, है ना। 1600 में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। और डच की अगर हम बात करें तो 1602 के आसपास, और फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 की बात, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा डच, फिर ACBD, ठीक है, ACBD ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें दिया गया कर्नाटक में काउंट दे लाली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। घरेलू सरकार ने लाली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्र पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, घरेलू सरकार ने कभी नहीं दिया कब्जा जमाने का अधिकार निर्देश। भारत में फ्रांसीसियों की सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना, ठीक है। यानी कि 35 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी आपका गलत है। भारतीय तटों पर अंग्रेजों ने किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना, सही है। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया, डी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की, ठीक है। 36 निम्नलिखित में से किनके बीच 1802 में बेसिन की संधि, ये भी याद रखना है कि बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी, और किनके बीच में हस्ताक्षर की गई थी। ऑप्शन में बड़ौदा के गायकवाड़ और मार्क्विस ऑफ वेलेजली, मल्हार राव होलकर और माउंटस्टट एलिफिंस्टोन, पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेजली, सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेजली गवर्नर थे ना, उनके बीच मध्य 1802 की वैसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें है कि 1832 से 33 के मध्य जो कोल विद्रोह हुआ था, है ना, कोल जनजाति के विद्रोह हुए थे, इनमें से कौन जनजाति सम्मिलित नहीं थी। चुआर तो थे ही, है ना, होज भी थे, है ना, भील नहीं थी, और मुंडा तो थे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भील जनजाति इसमें सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन में विलियम कैरे, मोंटलाम्बर्ट, जोशुआ मार्समेन और विलियम वार्ड, ठीक है। तो 38 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं
तो मिशनरी से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोंतलाम बार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैप्टिस्ट मिशनरी जो थे इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1800 ईस्वी में होती है। कहाँ पे? तो सेरामपुर जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सेरामपुर यानी कि वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं? तो विलियम बार्ड और जेसुआ मार्समैन, ये दोनों करते हैं। ठीक है, ये दोनों सेरामपुर मिशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें 39, दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पे दी गई है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, बहुदेववाद का भी इन्होंने विरोध किया, इन्होंने सर्वेश्वरवाद की विरोध किया, लेकिन ये गाय के प्रति पूज्य भाव रखते थे ये। ठीक है, और यही कारण है कि इन्होंने एक तरीके से गोरक्षणी सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम 40 नंबर प्रश्न की हम बात करें, जिनमें है कि निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्टिक नहीं थे? प्राच्यवादी इतिहासकारों की वो समूह होती थी जो एक तरीके से भारतीय संस्कृति का प्रशंसा करते थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश होते थे। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार होते थे और भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक तरीके से समर्थक माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन है एच टी कोलब्रुक, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा नहीं था तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित यहाँ प्रश्न दिएंगे। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जी का जो एक पुस्तक था है ना, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उन पुस्तक का नाम था इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उन्हीं पुस्तक में इन्होंने धन निष्क्रमण की सिद्धांत दिए थे, जिसमें मूल तत्व था कि भारत से एक तरफा निर्यात हो रहा है। इनका यही कहना था कि भारत से जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ निर्यात हो रहा है चीज़ों का। इससे क्या हो रहा है कि भारत से धन का निष्कासन ब्रिटिश साम्राज्य में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परमहंस मंडली, कायस्थ सभा, सरीन सभा, श्री नारायण धर्म परिपालन सभा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं श्री नारायण धर्म परिपालन सभा जो है वो नारायण गुरु से संबंधित थे, जो आपके केरला से संबंधित है। कायस्थ सभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। परमहंस मंडली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। सरीन सभा की बात करें तो ये पंजाब से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2413 है ना, 2413 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न दिए गए, जिसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें दिया गया कथन में कि कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापूर्वक भूमिका निभाई है। ठीक है, तो 43 में तो ये आपका सही दिया गया है, सही स्टेटमेंट है। कारण है कि समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचार का अक्सर उपयोग किया। तो ये भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्ष। ठीक है, यानी कि कौन से अध्यक्ष कौन से साल में बने थे, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे 45 नंबर प्रश्नों में दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा जो रहमतुल्लाह सयानी हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हम बात करें तो ये 1945 हो जाएंगे। ठीक है, सी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 44 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं ना। उसके बाद हम रहमतुल्लाह सयानी की बात करें तो 1896, बदरुद्दीन तैयब की बात करें तो ये 1887 में, और नवाब सैयद मोहम्मद की बात करें तो 1913 में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से द इंडियन स्ट्रगल 1935 टू 1942 पुस्तक किसकी है? तो ये बहुत फेमस पुस्तक है जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। नेक्स्ट 46 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई डे यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की बात कही गई थी? यानी कि विभाजन, जब भारत के विभाजन नहीं माने जा रहे थे तो अली जिन्ना साहब ने एक तरीके से पाकिस्तान की मांग के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग किया, और इसी के संदर्भ में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे को मनाने की बात कही, जिसमें हिंदू मुस्लिम
एक तरीके से एकता को भंग करने की साजिश रची गई थी। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त करी थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 नंबर की हम अगर बात करें तो हो जाएगा ट्रावनकोर और भोपाल। ये दोनों ऐसे राज्य थे जो एक तरीके से स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त करी थी, हालांकि बाद में इनका विलय भारत में हुआ। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो सबाल्टर्न स्कूल, तो हिस्टोरियोग्राफी का एक स्कूल है सबाल्टर्न स्कूल, जो एक तरीके से आम जनता के बारे में बात करती है। तो सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन है प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया था। तो सबाल्टर्न स्कूल को शुरू करने का ही श्रेय जाता है रंजीत गुहा को, तो इन्हीं के द्वारा प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी के लेखन किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम को खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की। फ्रेडरिक एंजल्स, जेपी टेलर, चार्ल्स बियर्ड, ए मार्विक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इन्होंने इसमें फ्रेडरिक एंजल्स का एक स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं और ये आज के सेशन का हमारा सबसे अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें व्याग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। सही बात है, राष्ट्रीय इतिहास लिख रहे तो राष्ट्रीय पहचान की खोज तो होनी है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, ये थोड़ा गलत है क्योंकि भावना में एक तरीके से राष्ट्रीय इतिहास भावनाओं में बह के लिखा गया। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, ये गलत है। प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया, तो ये आपका एक तरीके से सही हो जाएगा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में, है ना, इस वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2015 के टोटल 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला को देखा। ठीक है, आने वाले आगामी वीडियो में हम 2016 के प्रश्न पत्रों को लेकर के आएंगे। ठीक है, इस